सरकार को कर्ज कौन देता है? देश के पास पैसा कहां से आता है? दोस्तों, आज देश में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है महंगाई। हर चीज की कीमतें आसमान छू रही हैं और ऐसे वक्त हमें अक्सर पुराने जमाने की याद आती है। कुछ देर के लिए ही सही हम अपने मन को पुराने जमाने की कीमतें याद करके बहला लेते हैं और सोचते हैं कि वो भी क्या दिन थे जब 1 रुपए में समोसा मिल जाता था, 2 रुपए में बढ़िया चॉकलेट आ जाती थी, 20-25 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भरवा लिया करते थे और 250 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाया करता था। लेकिन आज महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर चीज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ गया है। तो अब सवाल उठता है कि महंगाई बढ़ने की वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ? ये सब समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा पैसा आ कहां से रहा है, सरकार को कौन कर्ज दे रहा है और कौन हमारे पैसे को कंट्रोल कर रहा है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस अजीबो गरीब सिस्टम को समझने के लिए, जिसका खुलासा हम इस वीडियो के जरिए करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमारा पैसा हमारी सरकारें कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। न सिर्फ हम भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया के किसी और देश के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला किस देश का है। करेंसी की असलियत समझनी है तो हमें अमेरिका का ही रुख करना पड़ेगा, क्योंकि हर देश की करेंसी यूएस डॉलर पर ही डिपेंडेंट है। आप अक्सर खबरों में सुनते होंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच गया। ऐसा क्यों कहा जाता है? ये समझने के लिए हमें 1 सदी पीछे चलना होगा। ये बात 20वीं सदी की शुरुआत की है, जब अमेरिका में एक सीक्रेट बैठक ली गई। इस बैठक में शामिल 7 लोग उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर लोग थे, जो मीटिंग में लिए फैसले से बहुत जल्दी दुनिया का भविष्य बदलने वाले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 7 लोग मिलकर दुनिया का भविष्य कैसे बदल सकते थे। तो जान लीजिए कि उस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद कुल रकम की 25% हिस्सेदारी इन्हीं 7 लोगों के पास हुआ करती थी। इन 7 लोगों की एक खुफिया मीटिंग पूरे 9 दिन तक चली, जिसने एक ऐसे सिस्टम को जन्म दिया जिसे फेडरल रिजर्व सिस्टम कहा गया। ये सिस्टम क्या था? दरअसल इस सिस्टम में फेडरल बैंक का जन्म हुआ, ऐसा बैंक जो सरकार को कभी भी लोन दे सकता था। अब जाहिर सी बात है कि उस दौर में पहले से जो बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे थे, ये बात उनके गले के नीचे नहीं उतरी। वो इसके खिलाफ विरोध पर उतर आए। हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद ये फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिकी कांग्रेस से पास होकर पूरी दुनिया में फैलता चला गया। क्या था ये सिस्टम? इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। दरअसल इस सिस्टम का काम हर देश में एक सेंट्रल बैंक बनाने का था। जैसे अमेरिका में बना फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक वैसे ही भारत में बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। शुरुआती दौर में यह सिस्टम ब्रेटन वुड्स सिस्टम पर चल रहा था। अब ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या भला है, आप सोच रहे होंगे, बताते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो इस सिस्टम के मुताबिक सोना यानी कि गोल्ड डॉलर के लिए एक तरह से जमानत हुआ करता था। मतलब कि तब किसी के हाथ में जो नोट था वो दरअसल एक किस्म से सोना था। इस सिस्टम ने डॉलर को सोने पर डिपेंड बना दिया और दुनिया के बाकी देशों की करेंसी डॉलर पर निर्भर हो गई। इसी दौर में अमेरिका ने डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बना डाला, यानी दुनिया में जो भी ट्रेड होगा वो डॉलर में ही होगा। आपको बता दें ये पॉलिसी आज भी जारी है। आज भारत में जो भी कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है उसकी पेमेंट डॉलर्स में ही होती है। यही वजह है कि सभी मुल्कों के बैंक अपने पास डॉलर में कुछ रिजर्व जरूर रखते हैं ताकि वो ट्रेड कर सकें तेल वगैरह का। हालांकि बाद में अमेरिका ने गोल्ड पर डॉलर की डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म कर दी। तो क्या इससे डॉलर की वैल्यू गिर गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये अमेरिकी सरकार का एक तरह से कमिटमेंट था कि अगर किसी के पास डॉलर है तो इसका कुछ मोल जरूर है। कितना मोल है इसका कुछ पता नहीं, बस अमेरिका की सरकार का वादा था कि डॉलर का मोल है, यानी हमारे पैसे पर सीधा अमेरिका का कंट्रोल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर पैसा कहां से आता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि हर देश अपनी करेंसी खुद छापती है, तो क्यों ना जब जरूरत हो जितनी मर्जी हो नोट छाप लिए जाए, इतना कि कहीं गरीबी रहे ही ना। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फिर पैसा आता कहां से? आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि हमारा पैसा असल में लोन से आता है। देखिए दोस्तों, जब सरकारों को लोन की जरूरत पड़ती है, जो कि पड़ती ही है, तो वो एक बॉन्ड बनाती है। यही बॉन्ड सेंट्रल बैंक तक जाता है, जैसे कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक या फिर भारत का रिजर्व बैंक। फिर बॉन्ड की एवज में ये बैंक सरकार को पैसे दे देते हैं। कहां से देते हैं ये जानना भी काफी दिलचस्प होता है। ये पैसा बैंक अपने पास से नहीं अदा करते, बल्कि लोन के इस पैसे को छापा जाता है और ऐसा हर एक लोन के साथ किया जाता है, यानी इस तरह से नई करेंसी मार्केट का हिस्सा बन जाती है। ऐसा नहीं है कि जब मन करे जितना मन करे नोट छाप लें। आप जब किसी बैंक से लोन लेते हैं तब भी इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। बैंक अपने खजाने से लोन का पैसा नहीं देती, बल्कि करेंसी इन्वेंट करके इसे अपने ग्राहकों को देती है
और फिर यही पैसा देश की इकोनॉमी का हिस्सा हो जाता है। एक बात गौर करने वाली है यहाँ पर कि इस नए पैसे की वजह से जो बाकी का पैसा पहले से मौजूद है उसकी कीमत घट जाती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी तो चुकाना होता है। तो इंटरेस्ट के लिए नया पैसा कहाँ से आ गया? जवाब है कहीं से नहीं। इसीलिए तो आज दुनिया के जो भी देश हैं वो किसी न किसी तरह कर्ज के बोझ तले दबे ही हैं। जो जितना बड़ा देश है उस पर कर्ज भी उतना ही बड़ा है। इसका सीधा मतलब यह है कि ज्यादा कर्ज मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, उनके खर्च भी ज्यादा है, यानी नोटों का प्रोडक्शन भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि इकोनॉमी भी ज्यादा स्ट्रांग है। अब अमेरिका को ही ले लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी यानी सबसे मजबूत इकोनॉमी वाले इस देश के ऊपर करीब 29 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जबकि भारत पर सिर्फ 2.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी हमारे पड़ोसी देश चीन का कर्ज भी हमसे कहीं ज्यादा यानी कि 11.5 ट्रिलियन डॉलर है। इससे क्या समझ आ रहा है? दरअसल का सीधा मतलब है कि उधार जो है ये असली पैसा है, और अगर सारे देश अपने सारे कर्ज चुका दे, खुद को कर्ज के बोझ से आजाद करा लें, तो फिर नया पैसा नहीं बनाया जा सकेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि सारी ग्रोथ रुक जाएगी। इस सिस्टम को डेब्ट बेस्ड सिस्टम कहते हैं और आज सारे देश इसी पर चल रहे हैं। फिर भी कभी किसी देश पर आर्थिक संकट जब गहराता है तो वहां का सेंट्रल बैंक बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज के इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं। फिर बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए इसी सुविधा को आगे बढ़ा देती है ताकि लोग लोन ले सकें और नया पैसा मार्केट में आ सके। आसान भाषा में इस पूरे तामझाम को समझें तो यही सामने आता है कि कर्ज ही पैसा है। जब भी कोई शख्स या कोई देश कर्ज लेता है तो सेंट्रल बैंक को यह मौका मिलता है कि वो नई करेंसी मार्केट में ला सके। इस करेंसी की असल में कोई अहमियत होती नहीं है, ये सिर्फ एक वादा है जो बैंक आपसे करता है। हम अपने तमाम नोट पर इस वादे को देख और पढ़ सकते हैं, जहां लिखा होता है कि मैं धारक को 10 रुपए या 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अब जैसे जैसे लोन दिए जाते रहते हैं वैसे वैसे नए पैसे बनाए जाते रहते हैं और इस तरह पुराने पैसों की ओवरऑल वैल्यू कम होती जाती है। इसीलिए जो समोसा 1 रुपए का मिलता था उसकी कीमत आज 10 रुपए हो गई है। लेकिन 2008 में जो दुनिया भर में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, रिसेशन आया, उससे महंगाई तो जरूर बढ़ गई, लेकिन लोगों की इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ी और ऐसा पूरी दुनिया के साथ हुआ और आज सारे देश महंगाई की मार झेल रहे हैं। आपको याद होगा कि 2008 में आई मंदी के दौरान अमेरिकी बैंकों ने सिर्फ 1% के इंटरेस्ट पर लोन बांटे थे, जिसका कई लोगों ने गलत फायदा उठाया और बाद में अमेरिका की गलतियों का खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ा। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।